हेलो एवरीवन। हाँ जी, आप सब लोग कैसे हैं? वंस अगेन आई वेलकम्स यू ऑल टू द कैंप स्पेस चैनल। और हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसमें कि मैंने बताया था कि केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वनडे एग्ज़ाम्स के लिए और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। तो उसके लिए आप लोग जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग देख रहे हैं कैंप स्पेस चैनल और आपके सामने स्क्रीन पर लिखा भी आ रहा है कैंप स्पेस वे ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री, यानी कि ये जो चैनल है ये स्पेशली हम लोगों ने केमिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड किया है। और ये चैनल स्पेशली केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री का सारा पोर्शन आपको इसके ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। तो साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिएगा। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी क्या है ज़रा देखते हैं। देखिएगा, वही 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ हम लोग लेकर के आए हैं दोबारा से। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसी के अंदर से देखते हैं क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश। हमसे पूछा गया है रिकेट्स कि रिकेट्स किसकी डेफिशिएंसी से हो जाती है, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है। हमें रिकेट्स किस विटामिन की डेफिशिएंसी से हो जाता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है रिकेट्स के बारे में, तो ज़रा सबसे पहले रिकेट्स समझ लेते हैं। रिकेट्स होता क्या है? वीकनिंग ऑफ बोन्स को हम लोग क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं बेटा जी। क्या कहते हैं? वीकनिंग ऑफ बोन्स। क्या होता है? हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है या फिर सॉफ्ट हो जाती है, काफ़ी मुलायम सी हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से टूटने का ज़्यादा जल्दी खतरा रहता है, हड्डियां टूट सकती हैं जल्दी से। और ऐसा जो खतरा है, ऐसा जो डेंजर होता है, ये जो बीमारी होती है रिकेट्स, ये ज़्यादातर जनरली ये कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको? जनरली आपको देखने को मिलेगी 6 से और 24 महीने के बच्चे के अंदर, 6 to 24 मंथ्स चाइल्ड के अंदर के देखने को मिलेगी आपको ज़्यादातर। और हड्डियां मजबूत, कहा जाता है कि धूप में रखना चाहिए बच्चे को थोड़ी देर, ताकि हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। तो धूप में रखेंगे तो धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? कौन सा विटामिन निकलता है धूप से भाई, बताइए जल्दी से। धूप से निकलता है विटामिन डी। तो आंसर भी क्या होगा? विटामिन डी। यानी अगर किसी बच्चे को विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसको रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। उस रिकेट्स की बीमारी में क्या हो जाता है? उसकी हड्डियां या तो कमज़ोर हो जाएंगी या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हड्डियां हो जाएंगी, जिनसे कि वो हड्डियां टूटने का ज़्यादा खतरा रहता है। और ज़्यादातर ये बीमारी 6 से और 24 महीने के बच्चे के अंदर देखने को ज़्यादा मिलती है। क्लियर हुई ये बातें आपको? विटामिन सी जो है ये खट्टी चीज़ों के अंदर मिलता है ज़्यादातर। एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं इसको हम लोग, विटामिन सी को ज़्यादातर एस्कॉर्बिक एसिड या खट्टी चीज़ों के अंदर आमतौर पर पाया जाता है ये। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? मीथेन गैस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय। उसने कहा मीथेन, इसको मार्शी गैस कहते हैं क्योंकि मार्शी लैंड में पाई जाती है ज़्यादातर ये। मीथेन जिसको हम मार्शी गैस कहते हैं, MARSHY, मार्शी गैस कहते हैं, दलदली धरती में ज़्यादातर पाई जाती है, मार्शी लैंड के अंदर। क्योंकि मार्शी गैस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इट इज फाउंड इन मार्शी लैंड्स। दलदली धरती में ज़्यादातर पाई जाती है ये, इसलिए मीथेन को हम मार्शी गैस कहते हैं। और इसको पहली बार किसने अलग किया था? आइसोलेट करने का मतलब अलग करना होता है। तो जो पहले नंबर पे नाम लिखा है एलेजेंड्रो वोल्टा। एलेजेंड्रो वोल्टा ने क्या किया था? इसको सेपरेट आउट किया था, आइसोलेट किया था, अलग किया था। और एलेजेंड्रो वोल्टा का नाम, एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने एक काम और भी किया था। क्या किया था वो? इनने पहली बार इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई थी।
इलेक्ट्रिक बैटरी भी इन्हीं ने इन्वेंट की थी, इसलिए भी इनका नाम जाना जाता है। तो आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पहली बार इलेक्ट्रिक बैटरी किसने डिस्कवर की थी या इन्वेंट की थी। उसके बाद एक सी ऑप्शन में एक नाम लिखा हुआ है जिसका, जो कि क्या लिखा है, लुईस पास्चर है। लुईस पास्चर का मतलब क्या होता है, इसने पास्चराइजेशन नाम के फिनोमिना को, प्रोसेस के बारे में बताया था। क्या बताया था? पास्चराइजेशन के बारे में बताया था हमें, पास्चराइजेशन के बारे में बताया था हमें। अब पास्चराइजेशन क्या होता है जरा बताइएगा। पास्चराइजेशन का मतलब होता है, जैसे कि आप लोग जाते होंगे मदर डेयरी पर दूध खरीदने, उस पर लिखा होता है पास्चराइज्ड मिल्क है। ये पास्चराइज्ड मिल्क का मतलब क्या है कि उस दूध को पहले 65 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 65 डिग्री पर उसको गर्म किया जाता है, जिससे सारे बैक्टीरिया वगैरह सब मर जाएंगे, उसके अंदर से कोई बैक्टीरिया नहीं बचा रहेगा उसके अंदर। और उसको उसके बाद उस 65 डिग्री के उसके 65 डिग्री तक उसको गर्म करने पर, उसके बाद उसको डायरेक्टली एकदम से फ्रिज में रख दिया जाता है, बहुत ही कम टेम्परेचर के ऊपर एकदम से ठंडा करने के लिए। तो इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहते हैं, और लुईस पास्चर ने इस प्रोसेस को हमें बताया था। और इसी के लिए हम लोग ये जो मदर डेयरी है या अमूल का जो दूध पीते हैं हम लोग, जो पॉलिथीन के अंदर या जो पैकेट्स के अंदर आता है, वो सब पास्चराइज्ड मिल्क ही होता है, यानी ऑलरेडी वो 65 डिग्री पर गर्म किया हुआ होता है। क्लियर है बात आपको ये? अगर ये बात आपको क्लियर है तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आएगा, एक और क्वेश्चन जरा चलिए देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग या बाइट? मधुमक्खी जब काटती है तो उसके डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? उसके डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है भाई? मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाएगा? एंट स्टिंग। चींटी के डंक में भी बताया था मैंने आपको, एंट स्टिंग हो। मैंने बोला था लास्ट वीडियो में भी शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, एंट स्टिंग हो या बी स्टिंग हो। अभी क्वेश्चन पूछा है हमसे, चींटी के डंक में, चींटी जब काटती है, चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मैंने बोला था कि चाहे वो चींटी काटे चाहे वो मधुमक्खी काटे, एसिड दोनों में सेम ही पाया जाता है। और कौन सा एसिड पाया जाता है वहां पर? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और इस फॉर्मिक एसिड को ही कई बारी हम लोग, दूसरा नाम इसका मिथेनोइक एसिड होता है। मिथेनोइक एसिड इसका नाम होता है, यानी फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड दोनों एक ही चीज होती है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बता देता हूं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH इसका फॉर्मूला होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? यहाँ से आंसर बन जाता है हमारा फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जब भी मधुमक्खी या चींटी काटती है तो वो एक एसिड छोड़ जाती है, उस एसिड की वजह से हमें दर्द होता है। और वो एसिड कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड होता है या मिथेनोइक एसिड होता है, या फिर उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? HCOOH होता है। क्लियर है आपको ये बात? अगर ये आपको क्लियर है तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा क्या आता है। एक और शानदार बेहतरीन क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज प्रेजेंट इन डिटर्जेंट्स? डिटर्जेंट के अंदर ज्यादातर कौन सा केमिकल पाया जाता है? भाई आपको दो बातें याद रखनी है, कुछ भी याद नहीं रखना आपको, सिंपल सी बात याद रख लेना मेरे लिए। केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट, डिटर्जेंट या साबुन, डिटर्जेंट हो या साबुन हो, सोप हो, दोनों के अंदर पाया जाएगा। ये दो बातें याद रख लो। दो तरीके के सोडा होते हैं, सोडा होते हैं दो तरीके के। वैसे तो सोडा और भी होते हैं, लेकिन जो हमारे लिए काम आते हैं, जनरली हमारे लिए यूज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एक बेकिंग सोडा होता है, एक बेकिंग सोडा होता है, और एक वॉशिंग सोडा होता है भाई। तो डिटर्जेंट तो काम वॉशिंग के लिए ही आता है या खाने के लिए काम आता है? भाई डिटर्जेंट तो वॉशिंग के लिए यूज करते हो, खाते तो नहीं हो ना डिटर्जेंट को। तो देखिएगा, अब बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, जिसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह दिया जाता है इसको।
उसके अलावा वॉशिंग सोडा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 और जिसका नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम होता है। सोडियम कार्बोनेट इज द नेम ऑफ Na2CO3। तो भाई जब डिटर्जेंट में आपसे पूछा गया है कौन सा केमिकल पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो होगा नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो मैंने बता दिया डिटर्जेंट यानी वॉशिंग सोडा का काम कौन करता है, Na2CO3 करता है यानी सोडियम कार्बोनेट करता है, और सोडियम कार्बोनेट काम करता है तो फिर आंसर भी क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट ही होगा कि नहीं होगा। जब भी सोप डिटर्जेंट की बातें आएंगी तो आप क्या लगाएंगे, वॉशिंग सोडा ही आंसर होगा, ज़्यादातर आमतौर पर यही आंसर आपको मिलने वाला है। जब भी बेकिंग सोडा की बातें आए, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा या एसिडिटी रिमूव करने के लिए जो सोडा यूज़ किया जा सकता है वो भी बेकिंग सोडा ही होता है। जब घर में मीठा सोडा रखा होता है हम खा लेंगे तो एसिडिटी भी रिमूव हो जाती है, उससे न्यूट्रलाइज हो जाती है। पेट के अंदर कभी कभार ज़्यादा एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आप सोडा खा लेंगे, मीठा सोडा जो घर में रखा होता है वही होता है, उससे भी एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो सकती है। और भटूरे के अंदर, केक के अंदर, पेस्ट्री के अंदर, ब्रेड के अंदर भी ये बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से वो सब फूल जाते हैं बहुत सारे। तो देखिएगा काफ़ी सारे यूजेस मैंने आपको इसके बता दिए बेकिंग सोडा के। और वॉशिंग सोडा सोप एंड डिटर्जेंट्स के अंदर इसका क्लिनसिंग एक्शन होता है, साफ करने का एक एक्शन होता है इसका, कपड़े को, गंदे कपड़े को साफ कर देता है ये। क्लियर है आपको ये बात? अगर ये क्लियर है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जरा क्या निकल के आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं, खुल जा सिम सिम। द कलर ऑफ ब्लू लिटमस चेंजेस टू डैश व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एसिड। जब भी लिटमस नाम की बातें आएंगी तो दो बातें आप याद रखेंगे, बस दो बातों का ध्यान रखना आपको। लिटमस पेपर होता है हमारा, देखो भाई, ठीक है। अब देखो लिटमस कहाँ से आया, कुछ बातें, कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ मैं इसकी आपको। लिटमस आया, लाइकन नाम का एक पौधा होता है, लाइकन प्लांट से एक डाई निकली, उस डाई का नाम लिटमस रखा गया था। डाई का नाम क्या है, लिटमस है। और उस डाई को जब पेपर पे चढ़ाया गया तो पेपर क्या बन गया, लिटमस पेपर बन गया। तो लिटमस पेपर बेटा जी दो तरीके के होते हैं, रेड एंड ब्लू। रेड कलर का होता है और ब्लू कलर का होता है। अब मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ, रेड लिटमस की बातें कर लेते हैं हम लोग। रेड लिटमस की बातें मैं कर लेता हूँ। रेड लिटमस जब एसिड में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, बेस में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा। रेड लिटमस जो है वो एसिड में रेड ही रहेगा, लेकिन जब बेस में जाएगा, बेस के कांटेक्ट में वो आएगा तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लू लिटमस की बातें आप करोगे, इधर नीचे लिख देता हूँ इसके यहाँ पे, ब्लू लिटमस की बातें अगर आप करने लगो तो ब्लू लिटमस जो होता है एसिड में डालने पर वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और बेस में वो ब्लू ही रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा उसका। या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, एसिड के अंदर ये रेड ही रहेगा, बेस के अंदर ये ब्लू हो जाएगा, रेड वाला। और बेस ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा बेस में तो, लेकिन एसिड में जाके क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना। रेड वाला एसिड में तो रेड ही रहेगा लेकिन बेस में ब्लू हो जाएगा, ब्लू वाला बेस में ब्लू ही रहेगा और एसिड में जाने पर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो आंसर क्या लगा दूं यहाँ पर मैं, देखो जरा। द कलर ऑफ ब्लू लिटमस चेंजेस टू डैश व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एसिड के कांटेक्ट में अगर ब्लू लिटमस आता है तो देख लो मैंने नीचे लिखा भी है, आप यहाँ से देख करके भी लिख सकते हो। तो कैसा कलर हो जाएगा, ये रेड कलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो जरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, रेड कलर। ओके, गॉट इट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन खोलते हैं, क्या आता है अगला क्वेश्चन। सब लॉटरी है, लॉटरी खुलती जाएगी, हम देखते जाएंगे। चलिए, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल नेम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल नेम क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है बेटा जी N2O। क्या होता है, N2O।
अब ये जो N2O होता है, ये N2O एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। अगर आप लोगों को कोई परेशान है, अगर उसको नाइट्रस ऑक्साइड दे दिया जाए तो वो खुश हो जाएगा, हंसेगा बहुत ज़्यादा टाइम तक। यानी कि किसका काम करेगा नाइट्रस ऑक्साइड, किस चीज़ के लिए यूज़ होगा हमारे लिए? दिस विल वर्क एज ए लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? एक लाफिंग गैस के तरीके से काम करता है। लाफिंग गैस। तो आपसे पूछा गया केमिकल नेम क्या है नाइट्रस ऑक्साइड का, तो बेटा जी क्या नाम होगा? लाफिंग गैस विल बी द करेक्ट आंसर। की नहीं बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी से बोलो जरा। लाफिंग गैस क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? अगर ये आपको क्लियरली समझ आया तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा क्या आता है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है सारे के सारे, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ बनाई है हम लोगों ने ये, जिससे कि ज़्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं होगी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। आप अगर फ्री टाइम में बैठ करके एक बार भी देख लेंगे इसको तो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। द गैसेस विच contributes to greenhouse effect and is warming the earth by absorbing the infrared rays are called। ऐसी गैसेस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में अपना योगदान देती है और उनकी वजह से क्या हो जाता है, धरती के ऊपर उन गैसेस की गैसेस के होने की वजह से क्या होता है कि जो सूर्य से, सन से जो रेज आ रही है, जिनको इंफ्रारेड रेज कहते हैं हम लोग, जो कि क्या है हमारी इंफ्रारेड रेज हैं, ये रही इंफ्रारेड रेज। जब सन से आती हैं तो ये क्या करती हैं, गैसेस आने तो देती है उनको लेकिन वापस नहीं जाने देती, यानी ट्रैप कर लेती है, उनको रोक लेती है वहीं पर। और उसी रोकने की वजह से क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है। और उस डे बाई डे वार्मिंग को ही हम क्या कहते हैं, उस डे बाई डे टेम्परेचर का बढ़ने की वजह से एक फिनोमिना, एक बढ़ने का जो कारण है, बढ़ता जो है, उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसी को ही तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और वो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इन ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन दिखाएगा? 4 ऑप्शंस लिखे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैसेस दिखाएंगी? ग्रीन हाउस गैसेस ही तो दिखाएंगी कि नहीं दिखाएंगी? बताइए जल्दी से। हमसे पूछा गया द गैसेस, कौन सी गैसेस? तो कौन सी गैस भाई? ग्रीन हाउस गैस ही तो दिखाएंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट को। बोलिएगा। अगर आप पहाड़ी एरिया में जाएंगे, वैसे तो ये गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट हैं, तो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, उस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का हम लोग मानते हैं कि एक ये नेगेटिव इफेक्ट है अर्थ के ऊपर या अर्थ पे, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग कहीं पहाड़ी एरिया में जाएंगे जहाँ पर ठंड होती है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर कोई ऐसे पौधे उगाने हो वहाँ पर, ऐसे प्लांट, ऐसी कोई फसल उगानी हो जहाँ पर जिसमें कि जो कि गर्मी में उगती है, यानी गर्म टेम्परेचर पर, ज़्यादा टेम्परेचर पर उगती है, तो वहाँ पर क्या होता है, ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं। जानबूझकर वहाँ पर ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, जब सनरेज निकलेंगी, सन निकलेगा, तो उस टाइम पर वो ग्रीन हाउसेस क्या कर देंगे, उन रेज को अपने अंदर ट्रैप कर लेंगे। और उस हाउस के अंदर क्या होता है, उस ग्रीन हाउस के अंदर क्या होता है, पेड़ पौधे उगा दिए जाते हैं, जिससे कि वो सन रेज को ट्रैप करेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा उस पूरे हाउस का, तो उससे क्या होगा, वो पौधे उग जाएंगे इजीली। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट है, लेकिन कई बार हम लोग इसको पॉजिटिव तरीके से भी यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड। एक लिक्विड वेपर में बदल जाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है भाई? प्रोसेस का नाम क्या है? एक लिक्विड को वेपर में बदलना है, हमें लिक्विड से वेपर में बनाना है, यानी कोई तरल को, किसी लिक्विड यानी तरल को हमें गैस में बदलना है।
भाई तरल से गैस बन जाना क्या कहलाता है? वेपराइजेशन कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है कि नहीं कहलाता है? बोलिए जरा। वेपराइजेशन वाष्पीकरण ही तो होता है भाई। आप पानी उबाल रहे हो अपने घर में एक बर्तन में डाल करके, तो वो वाष्प में बदल गया, वाष्पीकरण ही तो कहते हैं। तो आंसर तो पहला आपको दिख ही रहा होगा, वेपराइजेशन कहते हैं उसको। लेकिन उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि भाई डीकेंटेशन क्या होता है, तो आपने देखा होगा, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, आप लोग क्या करोगे, जैसे आप लोग घर में चावल वगैरह दाल वगैरह जब बनाते होंगे तो उससे पहले धोते होंगे उसको, देखा होगा ऐसा। तो धोने पर क्या होता है कि चावल या दाल जो उनका वजन ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, इसलिए वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो गंदगी है, वो ऊपर पानी में ऊपर तैरती रहती हैं, ऐसे फ्लोट करती रहती हैं। तो आप लोग क्या करते हो, पहले उनको साफ़ कर लेते हो, धो लेते हो, तो सारी इम्प्योरिटीज़ ऊपर आ जाती है। उसके बाद ऊपर के पानी को खाली कर देते हो और नीचे हमारा जो चावल दाल जो भी था वो बच जाएगा। उसी को डीकेंटेशन कहते हैं। जो इम्प्योरिटीज़ थी आपने उनको डीकेंट कर दिया, डीकेंट मतलब फेंक दिया, और जो आपको चाहिए थी, जो जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट थी, जो अच्छी चीज़ें थी, वो आपने रख ली अपने पास, यानी चावल दाल जो भी था वो आपने अपने पास रख लिया, उसको आप यूज़ कर लेंगे। समझ आई बात? उसके बाद है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन जस्ट उल्टा होता है। कंडेंसेशन जस्ट उल्टा होता है। देखो, अगर मैं कहूँ कि ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये ऐसे ऐसे चलता है ये, तो ये वेपराइजेशन हो गया। और अगर ये गैस से ऐसे चल रहा है, वेपर, सॉरी, गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड में, गैस से लिक्विड में, तो इसी को हम लोग कंडेंसेशन कह देते हैं। यानी कंडेंसेशन जो है वो बिल्कुल वेपराइजेशन, वाष्पीकरण का उल्टा होता है। ठीक है। एक और चीज़ लिखिए इसके अंदर, प्रेसिपिटेशन। एक और भी चीज़ लिखिए यहाँ पर, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? कोई सॉल्यूशन है, कोई विलय है, उसके अंदर से आप क्या करो, किसी सॉलिड ठोस चीज़ को उसके अंदर से निकालो, यानी बनाओ। एक तरीके से आप उसका टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ा करके घटा करके, जैसे कि किसी भी तरीके से करके आप उसको बनाएंगे, और उसमें से कुछ सफ़ेद या कुछ भी अलग चीज़ वहाँ से निकल करके आएगी। तो कुछ अलग सॉलिड चीज़ अगर निकल के आएगी, उसी सॉलिड चीज़ को प्रेसिपिटेट कहते हैं, और उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं हम लोग। तो क्लियर हो गई आपको ये बात? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटायन? इनमें से चारों में से कौन सा धनायन नहीं है? कैटायन का मतलब क्या होता है भाई? धनायन होता है कि नहीं होता? बोलो, कैटायन का मतलब क्या होता है? धनायन। हिंदी में स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो जाए तो भाई देख लेना। धनायन, कैटायन क्या कहते हैं? धनायन। कैटायन, धनायन का मतलब क्या होता है? जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव आयन जो होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज वाला जो आयन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। अब ये पॉजिटिव आयन बनाते कौन है? ये पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं मेटल्स। जितने भी धातु होते हैं वो सब पॉजिटिव आयन यानी धनायन ही बनाते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बात आपको नज़र आ रही होगी कि एल्यूमिनियम एक धातु होता है, मेटल होता है, तो एल्यूमिनियम का आयन तो कैटायन होगा, 100% होगा। कॉपर भी एक मेटल है और उसका आयन भी क्या होगा? उसका आयन भी तो क्या होगा भाई? धनायन होगा, यानी कैटायन होगा। और जिंक भी एक आयन है, जिंक भी एक मेटल है, और उसका आयन जो है वो भी धनायन यानी कैटायन होगा। लेकिन सल्फर, सल्फेट आयन जो है, देखो सल्फेट आयन क्या होता है? सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, SO4 2- को हम सल्फेट आयन कहते हैं। और सल्फर और ऑक्सीजन, SO, O मतलब ऑक्सीजन, और 4 ऑक्सीजन है, एक सल्फर है यहाँ पर, O4। तो देखिएगा, सल्फर भी एक नॉन मेटल अधातु है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल अधातु है, और इनसे जो बनने वाला जो आयन है वो बेटा जी उसको हम लोग एनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं उसको हम लोग। ये एक एनायन है, यानी ऋणायन है ये।
यानी जितने भी अधातु होते हैं वो एनायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, और जितने धातु होते हैं वो कैटायन यानी धनायन बनाते हैं। तो पूछा गया हमसे इन चारों में से कौन सा कैटायन नहीं है, धनायन कौन सा नहीं है, तो ये ही धनायन नहीं है, ये एनायन है, तो इसलिए धनायन तो नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात आपको ये? अगर ये क्लियर हुई तो फिर एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आइएगा, मजेदार और लास्ट क्वेश्चन आइए लेकर के चलता हूँ एक नए क्वेश्चन की दुनिया में, जो कि 5 करोड़ रुपए के लिए है। आइएगा जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू? ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देगा? सबसे पहली बात तो आपको मैंने अभी बताया था, लाल रंग का लिटमस नीला कब होता है? जब वो बेस के कांटेक्ट में आ जाता है, जब वो क्षार के कांटेक्ट में आता है, या जब लाल रंग का लिटमस एसिड यानी अम्ल के कांटेक्ट में आएगा तो वो लाल ही रहता है। इसका मतलब पूछा क्या जा रहा है हमसे, इन चारों में से चाहे मैग्नीशियम हो, फॉस्फोरस, सल्फर और कार्बन, जब ये ऑक्साइड बनाएंगे तो कौन से का ऑक्साइड क्या बनेगा? बेसिक यानी क्षारीय बनेगा। तो तभी तो रेड लिटमस को ब्लू में बदल पाएगा कि नहीं बदल पाएगा? बोलो जल्दी से भाई। अब समझिए इस बात को बहुत अच्छे तरीके से। देखिएगा, एक सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना बेटा जी, उन मेटल्स को आप जला दो। जलाओगे कैसे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएंगे? मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। और वो मेटल ऑक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं दुनिया के अंदर, वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं, यानी क्षारीय होते हैं वो। इस बात को आप समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। उसके बाद नॉन मेटल्स को आप क्या कर दोगे? नॉन मेटल को भी जला दीजिएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बन क्या जाएगा? नॉन मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा वो। और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो बनेगा, जब भी कोई नॉन मेटल होगा उसका ऑक्साइड हमेशा एसिडिक यानी अम्लीय होता है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो लाल लिटमस अगर ब्लू में बदल रहा है, लाल रंग का जो लिटमस पेपर है वो बोला गया हमसे कैसे में बदल गया है? ब्लू यानी नीले रंग में बदल गया है। देखो जरा, लिखा भी है ये बात, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो अब देखना ये है कि धातु कौन सा है और अधातु कौन से हैं। देखिए, फॉस्फोरस एक नॉन मेटल होता है। फॉस्फोरस क्या है? एक नॉन मेटल है, धातु होता है। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। सल्फर भी एक नॉन मेटल होता है, धातु होता है। कार्बन भी एक नॉन मेटल है, धातु होता है। केवल और केवल मैग्नीशियम ही क्या है? एक मेटल है। एम जो लिखा है मैंने, मैग्नीशियम यानी एक मेटल है। और मेटल का ऑक्साइड ही बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर का यानी क्षारीय जो नेचर का होगा, जो क्षारीय होगा, बेसिक होगा, वही क्या करेगा? लाल रंग के लिटमस को नीले में बदल पाएगा। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड ही केवल क्या कर पाएगा? लाल रंग के लिटमस को नीले रंग में बदल पाएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका? मैग्नीशियम हो गया। और ये हो गया हमारे 10 क्वेश्चन का आज के लेक्चर का पूरा काम खत्म। तो देखिएगा, 10 क्वेश्चन की सीरीज दोबारा से हम लेकर के आए आपके लिए। तो इसको आप देखिएगा, और आपको कोई सजेशन, कोई कमेंट, कोई भी डाउट लगे इसको आप, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और उसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि क्या है उसका मैं आपको बता देता हूँ। क्या सर्च करना है आपको? केमिस्ट्री विद सुनील यादव के नाम से, लेकिन उसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ ऊपर। क्या सर्च करेंगे आप लोग? केमिस्ट्री विद सुनील यादव, ये सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर आप, या फिर आप कैम स्पेस सर्च कर लेना तो भी आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको कोई भी डाउट पूछना है तो इंस्टेंट डाउट अगर वहाँ पर है तो उसको भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, इजीली क्लैरिफाई कर सकते हैं, और सारी चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। और बाकी जो एकेडमिक्स वाला पोर्शन है, IIT JEE तक की जो केमिस्ट्री है वो तो हमारी चल ही रही है, उसको भी आप लोग साथ साथ अगर पढ़ना चाहें तो आप वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस आपके पास मैसेज आता रहे, नोटिफिकेशन आते रहें। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, पहुँचाइएगा। जिन लोगों को वास्तव में ज़रूरत है उन तक पहुँचाइएगा, जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन तक पहुँचाइएगा। और कुछ अच्छा करिए, अपने घर पर रह कर के खुशियाँ फैलाते रहिएगा और सेफ़ रहिएगा। सबसे पहली बात तो, सबसे बड़ी बात है 2020 में हम सेफ़ रहें, यही एक सबसे पहला मोटो हमारा होना चाहिए। और तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपसे कुछ नए वीडियोस लेकर के, नया लेक्चर लेकर के आएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।